फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसान भाई करे मौसमी फूलों की खेती। कम जगह में अधिक उत्पादन के लिए बांस एवं रस्सी के सहारे करे सब्जियों की खेती। पशुपालकों के लिए जनेरा की खेती बन सकती अतिरिक्त आय का बेहतरीन साधन। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने और मछुआरा समुदाय की आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए मत्स्य बीज हेचरी अधिष्ठापन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज का उत्पादन सुनिश्चित करना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए साथ साथ राज्य को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। सर्दियों का मौसम न केवल ठंडक और सुंदरता लेकर आता है, बल्कि यह मौसमी फूलों की खेती के लिए भी काफी माकूल समय होता है। सजावट और बाजार की बढ़ती मांग के कारण मौसमी फूलों की खेती किसानों के लिए आय का एक बेहतर स्रोत बन सकती है। इस मौसम में उगाए जाने वाले फूल जैसे गेंदा, गुलाब और गुलदाउदी न केवल देखने में आकर्षक होते हैं, बल्कि इनकी व्यावसायिक मांग भी काफी अधिक होती है। दरअसल सर्दियों की हल्की ठंड और नमी कई मौसमी फूलों के विकास के लिए काफी अनुकूल होता है। इन फूलों की नर्सरी के लिए सही तकनीक अपनाने पर उत्पादन और आय दोनों में काफी वृद्धि होती है। बांस और रस्सी की सहायता से लतर वर्गीय सब्जियों की खेती किसानों के लिए बेहतर तकनीक साबित हो सकती है। इस विधि को अपनाकर किसान न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि टिकाऊ खेती के माध्यम से पर्यावरण को भी काफी सुरक्षित रख सकते हैं। लतर वर्गीय सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, करेला और खीरा भारतीय सब्जी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सब्जियों को परंपरागत तरीके से जमीन पर फैलाकर उगाया जाता है, लेकिन बांस और रस्सी के सहारे उन्हें ऊंचाई पर उगाने की विधि किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह तकनीक न केवल कम जगह में अधिक उत्पादन देती है, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी काफी बेहतर होती है। लताओं को ऊंचाई पर बढ़ाने से कम जमीन में ज्यादा पौधे उगाए जा सकते हैं और साथ ही सब्जियां जमीन से ऊपर होने के कारण सड़ने और कीटों के हमले का खतरा भी काफी कम हो जाता है। उन्नत प्रभेद में आज हम बात करेंगे जनेरा की, जिसे नेपियर घास के नाम से भी जाना जाता है। यह पशुपालन और चारे की खेती के लिए काफी लाभकारी फसल है। आधुनिक कृषि में जनेरा की खेती किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। जनेरा एक बार बोने के बाद कई वर्षों तक चारे के रूप में काफी उपयोगी रहती है। यह तेजी से बढ़ती है और साल भर में उत्पादन भी अधिक देता है। यह घास न केवल पोषक तत्वों से भरपूर होता है, बल्कि कम पानी और देखभाल में भी बेहतर उत्पादन देता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, जो पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती है। जनेरा की खेती से चारे की लागत कम हो जाती है, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होती है और इसके अलावा इसे बायोगैस, ऊर्जा उत्पादन और जैविक खाद के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनेरा की खेती एक ऐसा विकल्प है जो किसानों को आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत करने के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी लाभकारी साबित हो सकता है। कृषि में आधुनिक यंत्रों का उपयोग काफी तेजी से बढ़ रहा है और ड्रोन उनमें से एक महत्वपूर्ण नवाचार है। कीटनाशकों, उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग न केवल समय और श्रम की बचत करता है, बल्कि यह अधिक सटीकता और प्रभावी तरीके से छिड़काव भी करता है। पारंपरिक तरीकों के मुकाबले ड्रोन 5 से 10 गुना तेजी से कीटनाशकों का छिड़काव काफी आसानी से कर सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी और ताजा सब्जियों के भाव। परवल 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल, बैगन 3500 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 4200 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल, गोभी 2800 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 4200 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल, मटर 8000 से 8200 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का
पूर्वानुमान। आसमान में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। ठंड में धीरे धीरे वृद्धि होगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। साथ ही साथ किसान भाइयों को सलाह भी दी जाती है कि तापमान में कमी की संभावना को देखते हुए सभी फसलों एवं सब्जियों की हल्की सिंचाई अवश्य करें और यह फसलों को संभावित पाले से बचाने में सहायक सिद्ध होगा। किसान भाइयों, भी आप देख रहे थे खबरें खेती की, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत में हो रही तमाम नई बातें को जाना। नमस्कार, मैं किशोर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम के अगले भाग में हम जानेंगे दुधारू पशुओं में होने वाले टीआरपी रोग के विषय में, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जितना जल्दी से जल्दी इस तरह का लक्षण पता चले, आपको नज़दीक के पशु चिकित्सक से इमीडिएटली आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए और उनसे कंफर्म होना चाहिए कि यदि ये टीआरपी है तो तुरंत ऑपरेशन करके, ऑपरेशन कराने के बाद तुरंत इसका कांटे निकलवा दीजिए। वो बिल्कुल पशु आपका स्वस्थ हो जाएगा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे मवेशी या फिर दुधारू पशु कई बार कील, तार के टुकड़े या फिर गैर धात्विक पदार्थ निगल जाते हैं, जिससे उनमें टीआरपी, जिसे हम रेटिकुलस पेरिटोनाइटिस के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे पशुओं में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो आज हम इसी विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे दुधारू पशुओं में टीआरपी रोग से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं और इनका प्रबंधन कैसे करें। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश तिवारी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आप अपने घर में दुधारू पशुओं को रखते हैं, उनका शारीरिक रूप से हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपका पशु जो धन है वह सुरक्षित रह सके और आपको बृहद पैमाने पर उसका लाभ भी मिल सके। लेकिन कभी कभी किसान भाइयों क्या होता है कि थोड़ी सी असावधानी पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती है। जी हाँ किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि पशुओं में होने वाले टीआरपी रोग से कौन कौन सी शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं एवं उनका हम बचाव किस तरह से करें। इसी विषय पर आधारित आज हम बहुत ही बड़े और समुचित तरीके से इसका समाधान, बचाव सब कुछ आपके समक्ष पहुंचाएंगे। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश तिवारी, जो वैज्ञानिक हैं पशु शल्य चिकित्सा विभाग, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, उनके समक्ष हम ये सवाल का जवाब पहुंचाना चाहेंगे कि टीआरपी रोग है क्या। टीआरपी के बारे में किसान बंधु मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो इस तरह की बीमारी है जिसमें चारे के सहारे कोई कांटी, तार या सुई उसके जो दुधारू पशु है उसके पेट तक पहुंच जाता है और पेट में वो चुभता है और हार्ट को भी हृदय को भी वो चुभता है, जिसके चलते जो जानवर साइन सिम्टम शो करते हैं, लक्षण शो करते हैं, वो है टीआरपी। तो यह आप मान के चलें कि सिंपल भाषा में ये कहना चाहूँगा कि ये जो है किसी कांटी, सुई या फिर तार
खा जाने के चलते, चारे के सहारे उसके पेट में पहुंच जाने के चलते होने वाली समस्या है। ये जो हम इसे असावधानी कहेंगे कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं, असावधानी के चलते ये टीआरपी रोग से पशु ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसे में अगर पशु इस रोग से ग्रसित हो गया तो इसके कौन कौन से इससे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, पशु कैसे बीमार पड़ सकता है एवं इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे? इसमें तो पहला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका पशु टीआरपी से जो ग्रसित होगा वो या तो एडवांस प्रेगनेंसी में होगा, मतलब जैसे 9 मंथ की में बच्चा देने वाली होती है गाय या 10 मंथ में भैंस देने वाली होती है, तो मान के चलिए कि 7वां या 8वां महीना के रेंज में होगा। या फिर दूसरा कंडीशन होगा कि बच्चा देने के 1 महीना या 2 महीना के अंदर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। पहला प्रमुख लक्षण होगा कि यदि दुधारू पशु होगी, दूध देते हुए होगी, तो अचानक यदि कोई 10 लीटर या 15 लीटर दूध दे रही है तो अचानक दूध 1 लीटर पे डाउन हो जाएगा। और बाकी किसी बीमारी में इस तरह से सडन गिराव नहीं आता है। पशु बैठना नहीं चाहेगा, वो खड़ा रहना चाहेगा। उसके अगले पैर के बीच जो ब्रिस्केट वाला छाती वाला एरिया है उसमें बहुत बड़ा सूजन हो जाएगा, पानी वहाँ पे जमा हो जाएगा। बहुत लोग नीडल भी मार देते हैं, वो ऐसा करना नहीं चाहिए, बट वो स्वेलिंग आ जाएगी, पशु बैठना नहीं चाहेगा, खाने पीने में इंटरेस्ट कम लेने लगेगा, चलने में उसको परेशानी होगी। इस तरह की समस्याएं होगी तो इससे आप मान के चलिए, समझ लेंगे आप कि आपका पशु जो है वो टीआरपी से ग्रसित है। और लक्षण ये हो गया। दूसरा, इसका जो मुख्य उपाय है वो दवा से ठीक नहीं हो पाएगा। ये जब भी ठीक होगा तो कोई मान लीजिए पेट के अंदर अगर कील चला गया, कांटी चला गया, तार चला गया, तो उसको ऑपरेशन से निकालने के बाद ही उसका समाधान किया जा सकता है, दवा से नहीं हो सकता है। तो ये टोटली ऑपरेशन कराने के बाद ही ठीक हो पाएगा। आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि जितना जल्दी से जल्दी इस तरह का लक्षण पता चले, आपको नज़दीक के पशु चिकित्सक से इमीडिएटली आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए और उनसे कंफर्म होना चाहिए कि यदि ये टीआरपी ही है तो तुरंत ऑपरेशन करके, ऑपरेशन कराने के बाद तुरंत इसका कांटे निकलवा दीजिए, वो बिल्कुल पशु आपका स्वस्थ हो जाएगा। इसमें जितना लेट होता है, जितना ज़्यादा समय पशु के अंदर वो नेल रहता है, उस तरह से ज़्यादा उसके हार्ट को चुभता है और वो नुकसान करता है। और उसके जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो पशु नहीं बच पाता है। हमारे पास जो केसेस आते हैं, बहुत लेट केसेस आते हैं, और उसमें मान के चलिए कि 100 केसेस में 90 केसेस को नहीं बचा पाते हैं। और इस तरह की समस्या फील्ड में, जैसा हम बात करते हैं हम पशु चिकित्सक लोगों से, बहुत है, फ्रीक्वेंटली पाया जाता है। और पशुपालक बंधु इसी आशा में रहते हैं कि ये दवा से ठीक हो जाएगा, बट बिल्कुल ये दवा से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेशन करा करके इसका कांटी निकलवा देना है। निकालने के बाद आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन भी बहुत बड़ी खर्चीला नहीं है, 2 से 4 हज़ार रुपये के बीच में ये ऑपरेशन हो जाता है और 1 सप्ताह में वो टाँका वगैरह भी कट जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है पशु। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी जहन में आ रहा है कि और कौन कौन से ऐसे बचाव हैं जिन बचावों को अपनाकर जो हमारा पशु अनजाने में या असावधानी के चलते कांटी को, लोहा को जब निगल जाता है तो उसे रोका जा सकता है या उससे बचा जा सकता है? तो बचाने का मुख्य कारण ये है कि अगर चारे के साथ ही वो तार, कांटी या सुई जो है वो पशु के पेट तक पहुंचता है, तो जब भी किसान बंधु चारा डालते हैं अपने दुधारू पशु को, तो हमेशा अच्छे से हाथ से चला करके चेक कर लेना चाहिए। दूसरा, इसको रोकने का समाधान ये है कि अभी बाज़ार में, मार्केट में मैग्नेट आ गया है, मैग्नेट को खिला देना है। जैसे ही आपका बछड़ा 8 महीना से लेकर के 1 साल के बीच होता है, एवं 6 महीना तक के बछड़ा को भी आप खिला सकते हैं, उसको खिला दीजिए। वो मैग्नेट का काम होता है कि उसके पेट में पड़ा रहता है। उस मैग्नेट से पशु को कभी कोई नुकसान नहीं होता है, कहीं कोई पेट में किसी तरह की समस्या नहीं होती है। ये शोध द्वारा ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है।
तो उसको खिला देना है, वो आजीवन उसके पेट में पड़ा रहता है। और इस तरह की वस्तु किसी अनजाने तरीके से किसी तरह से उसके पेट में अगर पहुंच भी जाता है तो मैग्नेट उस वस्तु को पकड़ करके रखता है, उससे इसके पेट में कहीं नुकसान नहीं होने देता है, चुभने नहीं देता है। तो उससे वो पशु जो है सुरक्षित महसूस करता है और ये मैग्नेट खिला करके इस बीमारी को बचाया जा सकता है। आपने सर मैग्नेट डालने की जो प्रक्रिया बतलाई, तो इसके बारे में थोड़ा सरल रूप से हम अपने पशुपालक भाइयों को ये जानकारी देना चाहेंगे कि जो मैग्नेट डालने की प्रक्रिया है, तो पाइप के सहारे डालेंगे या हाथ से डालेंगे, और मैग्नेट डालने के बाद जो हम चारा खिलाते हैं, जो भी अनाज खिलाते हैं, तो उससे होने वाली जो पचने की जो समस्या है, तो उस पर कहीं कोई कुछ असर तो नहीं पड़ता है? तो मैग्नेट जैसे गोली खिलाते हैं हम लोग अपने पशु को, कभी बीमार पड़ता है तो बड़े बड़े बोलस आते हैं, गोली खिलाते हैं, उसी तरह से गोली खिलाना है। खिलाने का प्रक्रिया ये है कि डायरेक्ट आप हाथ से भी उसके मुंह के अंदर डाल दें और उसके सर को थोड़ा ऊपर कर दें तो निगल जाएगा। दूसरा विधि ये है कि कोई पाइप ले लें और उसके जीभ को बाहर निकाल करके पाइप को इस गला तक पहुँचा दें। गला के पास पाइप रहेगा, ऊपर से आप मैग्नेट उस पाइप के अंदर डाल दें और पाइप खींच लें। वो गला के पास जैसे वो मैग्नेट का गोली गिरेगा, एनिमल निगल जाएगा। कभी कभी ये समस्या आती है कि कहीं सांस के नली में तो नहीं चला जाएगा, लेकिन इससे कहीं घबराने की बात नहीं है। सांस के नली में भी जब जाएगा तो एक बार जब उसको खांसी होगी तो वो मैग्नेट बाहर निकल जाएगा, फिर दोबारा आप खिला दीजिए, तो इससे कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। खिलाना नॉर्मल है और खिलाने के बाद वो आजीवन उस पशु के पेट में पड़ा रहता है, उससे उसके पाचन क्रिया में कहीं कोई नुकसान नहीं होता है, वो पाचन क्रिया में कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है। तो ये बहुत ही सुरक्षित उपाय है और ये बहुत ही यही एक उपाय है जिससे हम अगर कोई पशु खा लेता है तो इस बीमारी को रोक सकते हैं। तो किसान बंधुओं से हमारा यही आग्रह रहेगा कि आपके पास जितने भी दुधारू पशु हैं सबों को आप पहले से ही मैग्नेट खिला के रखें ताकि आपको इस तरह की समस्याओं से जूझना ना पड़े, ऑपरेशन कराना ना पड़े आपके पशु को। और ये ऐसी समस्या है जो जानलेवा है और 100 में से करीब मैं समझता हूँ कि 10 ही पशु बच पाते हैं जो बहुत पहले पता चल जाता है जिसमें कि इन्होंने कुछ कांटी या तार या फिर ये सुई खा रखे हैं। टीआरपी रोग एक खतरनाक रोग है। अगर आपका पशु कोई लोहे का कोई सामान, नोकीली चीज़ खा लेता है तो ये बहुत ही जानलेवा है और इससे इन सावधानियों को अपना करके आप अपने पशुओं की स्वास्थ्य की संपूर्ण रूप से रक्षा कर सकते हैं। इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, दैनिक कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो किसान भाइयों, अभी आपने हमारे मवेशियों में होने वाले टीआरपी नामक रोग एवं उससे उत्पन्न होने वाले रोगों के विषय में विस्तार से जानकारी हासिल की, साथ ही साथ जाना कि उनका प्रबंधन कैसे करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। अगले भाग में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि आधारित योजनाओं के विषय में, जो कि आप किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी है। तो आइए जानते हैं भारत सरकार की योजनाओं में से एक योजना के विषय में विस्तार से इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है।
कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है।
तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई आज की ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही लाभकारी रही होंगी। आप इसका लाभ अवश्य ही उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।